नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दो एग्जाम होते हैं। तो सीटेट पेपर 2 में जो बच्चे एसएसटी वाले हैं, और इसमें यहाँ पे 6 to 8 की मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। और सबसे पहले हम क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर क्लास 7 की हिस्ट्री करेंगे, फिर क्लास 8 की हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी पॉलिटी में ऐसे ही कराऊंगी 6 to 8 की। ओके, और यहाँ पर ये एनसीईआरटी मैंने खुद अपने हाथों से टाइपिंग की हुई आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको समझना बहुत ही आसान होगा। और ये पीडीएफ अगर आपको फ्री में चाहिए तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, देखो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7505890761। आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है ना। आज का सेशन है यहाँ पे, देखो आपको पता है कि यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 6 की जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। और इसमें जो हमारा ये 9 यहाँ पर चैप्टर है, 9 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया था, जिसमें कि मैंने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ाया था। ओके, और आज यहाँ पर है नए साम्राज्य और राज्य, 9 चैप्टर का नाम है। और आज हम यहाँ पे 9 चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं। देखो, इसके पार्ट 1 में मैंने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ाया था, और इसके पार्ट 2 में पढ़ाऊंगी मैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशियन द्वितीय के बारे में, ठीक है ना। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशियन द्वितीय की परिस्थितियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश हैं। देखो, जो पल्लव और जो चालुक्य और जो पुलकेशियन द्वितीय हैं, ये किस काल में, पल्लव और चालुक्य किस भारत के सबसे महत्वपूर्ण, ये थे दक्षिण भारत के। देखो ये दक्षिण भारत है ना, ये यहाँ पर दक्षिण भारत है, ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है भैया, ये दक्षिण भारत है। और दक्षिण भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश थे पल्लव, चालुक्य और पुलकेशियन द्वितीय। पल्लव का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पल्लव की राजधानी कहाँ थी, तो पल्लव की राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र, यानी कि कांचीपुरम, पल्लव की राजधानी कहाँ पर थी, कांचीपुरम। एक एक पॉइंट्स को ध्यान से देखना है, क्योंकि स्टेटमेंट से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ओके, कहाँ पर, आसपास के क्षेत्रों में एक कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था पल्लव की राज्य की राजधानी। तो पल्लव के राज्य की राजधानी कांचीपुरम के आसपास में कावेरी नदी के डेल्टा तक फैली हुई थी। जबकि चालुक्यों को राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में से। और देखो, हमने पल्लव की राजधानी देखी कांचीपुरम में है, चालुक्य की राजधानी की बात करते हैं, इसकी राजधानी कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में, कहाँ पर, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित थी आपकी यहाँ पर चालुक्य की राजधानी। ओके, चलिए अब देखो, यहाँ पर मैं बताऊंगी चालुक्य की राजधानी क्या थी, ऐहोल। याद रखें, पल्लव की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम, और चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। अब देखो, यहाँ पर चालुक्य की राजधानी ऐहोल के बारे में बात कर रहे हैं। ऐहोल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जो चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। ऐहोल जगह के बारे में बात कर रहे हैं। ऐहोल क्या था, एक व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र बन गया ऐहोल, ठीक है। यहाँ पर कई मंदिर बन गए। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। यहाँ पर मुख्य रूप से राजधानी को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। ओके, चलिए देखो, यहाँ पर है ऐहोल, ये थी आपकी चालुक्यों की राजधानी ऐहोल। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पुलकेशियन द्वितीय के बारे में। पुलकेशियन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। तो देखो, जो पुलकेशियन द्वितीय थे सबसे फेमस चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो यहाँ पर जो पुलकेशियन द्वितीय हैं, इनके दरबारी कवि कौन हुए, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, कौन हुए, रवि कीर्ति। याद रखें, जो यहाँ पर पुलकेशियन जो सेकंड है, इनके यहाँ पर दरबारी कवि कौन हुए, रवि कीर्ति। अब रवि कीर्ति ही पुलकेशियन द्वितीय के बारे में बताएंगे। ओके, इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशियन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। अब देखो, जो पुलकेशियन सेकंड है उसे राज्य कैसे मिला, कैसे, अपने चाचा से मिला था, ठीक है ना। एक मिनट, ओके, क्लियर है, इतनी चीजें हमने डिस्कस की यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं पुलकेशियन सेकंड के बारे में। ओके, चलो
तो मैंने आपको बताया ना इनके बारे में, इनके दरबारी कवि रवि कीर्ति हुए। इसमें उनके पूर्वजों खास तौर से पिछले 4 पीढ़ियों के बारे में बताया है इन्होंने, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे रवि कीर्ति के अनुसार, अब रवि कीर्ति बताएंगे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। किसने? जो यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय है, रवि कीर्ति उनके बारे में बता रहा है कि उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। किसको? देखो, जो पुलकेशिन द्वितीय है ना, इसने पल्लव राज्य पर भी राज्य किया, आक्रमण किया, और फिर भैया जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। अब यहाँ पर पल्लव चालुक्य को किसने समाप्त किया? राष्ट्रकूट और फिर चोल वंशों ने समाप्त। ऐसे ही यहाँ पे कि अब ये वंश आ गया है, अब मौर्य वंश है, अब गुप्त वंश है, अब यहाँ पर पल्लव वंश है, जो है चालुक्य वंश है। ओके, इस तरह से एक दूसरे को ये क्या करते रहते थे, इनको समाप्त करते रहते थे और फिर अपने आप जो है साम्राज्य करते थे। फिर युद्ध होता था, फिर ये मारे जाते थे या हार जाते थे, फिर कोई और राज्य कोई और यहाँ पर संभालता था। यही चलता था, ठीक है। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमिकर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर बात करेंगे यहाँ पर, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए। जैसे कि यहाँ पर देखो, कुछ महत्वपूर्ण जो प्रशासकीय पद है वो अनुवांशिक बन गए। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो, वंशावली यानी कि पहले उनके दादा ने राज किया, फिर उनके पापा ने राज किया, वो राज कर रहे हैं, आगे उनके बच्चे राज करेंगे, इस तरह से। अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमार अमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्राहिका अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। जैसे हरिसेन जैसे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि भी थे, मंत्री भी थे, रचनाकार भी थे। ओके, तो एक व्यक्ति कई कई पद भी संभालते थे। तो यहाँ पर जो है इसकी बात कर रहे हैं। चलिए, संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सातवाहन यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग भी होते थे। ओके, नेक्स्ट। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थीं, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली, पावरफुल हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। ओके, जैसे मैंने बताया ना आपको कि पहले यहाँ पे समुद्रगुप्त आए, फिर समुद्रगुप्त जो है जब उनको समाप्त हो गया, ठीक है, उनका साम्राज्य समाप्त हो गया, फिर यहाँ पर पल्लव चालुक्य राजवंश और नहीं, फिर यहाँ पे हर्षवर्धन आया, फिर हर्षवर्धन के बाद में चालुक्य, पल्लव और यहाँ पे पुलकेशिन सेकंड आया। अब इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। धीरे धीरे ये भी समाप्त हो गए। किसने समाप्त किए? राष्ट्रकूटों ने। ओके, तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पर वंश आते गए। नेक्स्ट, एक प्रकार की सेना। तो देखो, एक नई प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे।
जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही इसमें युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। तो सामंत कौन कहलाते थे? तो एक नई प्रकार की सेना हुई यहाँ पर इस वंश की, पल्लव वंश, पुलकेशन, द्वितीय वंश, चालुक्य। कुछ राजा भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें क्या क्या होते थे? हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सफाई होते थे, और इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता भी दिया करते थे। तो और फिर जो है इनमें से बदले में इनमें से कुछ भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से कर वसूलते थे, जिससे सेना और घोड़ों की देखभाल होती थी, और साथ ही इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। और इन तरह के व्यक्ति, जो इस तरह के सारे व्यक्ति थे, वो सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। ठीक है ना? तो ये याद रखें, सामंत किसे कहा जाता था, सारी चीज़ें मैंने बताई है। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। अब देखो, दक्षिण के राज्यों में सभाएं भी होती थी। जैसे पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। दक्षिण के राज्यों में सभाएं भी होती थी। पल्लव के अभिलेखों में ये चीज़ बताई गई है कि कई स्थानीय जो सभाएं हैं उनकी चर्चा है, और इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे क्या कहा गया? सभा कहा गया। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख, ये सब काम करती थी। जिन इलाकों की भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। उस जमाने में आम लोग जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटक और कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए फेमस है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत भाषा बोलते हुए दिखाया गया है। उनका सबसे फेमस नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और ये कालिदास है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कालिदास, ठीक है, कालिदास जो है फेमस नाटक जो अभिज्ञान शाकुंतला है, ठीक है ना, इसके नाटककार यानी कि इसके रचनाकार कौन है? कालिदास। ओके। और इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ में राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की भी बात कही गई है। ठीक है, चलिए देखो, एक मछुआरे को एक क्या मिली? अंगूठी मिली। एक मछुआरे को क्या मिली? एक अंगूठी मिली। ठीक है, एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शाकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। अब देखो, एक स्टोरी है एक मछुआरे की, थोड़ी सी यहाँ पर स्टोरी भी सुन लीजिए, इससे थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतल को भेंट की, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया। मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आए। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। तो एक मछुआरे की यहाँ पे स्टोरी थी। ओके, चलो अभी यहाँ पर आता है चीनी तीर्थयात्री फायान समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान। तो क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि चीनी जो तीर्थयात्री फायान जब भारत आया था तब उस समय किसका शासन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था
तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के कुछ टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छूने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। तो चीनी तीर्थयात्री फायान के बारे में चर्चा की है। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का भी बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। अभी देखो राजा की सेना कैसे निकलती थी उस समय। हम चालुक्य, पल्लव, पुलकेशिन द्वितीय की टाइम की बात कर रहे हैं, तो उस समय राजा की सेना कैसे निकलती थी। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों को पीठ पर लादकर ले जाती थी। और इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही भी बजाते हुए चलते रहते थे। तो पहले टाइम में राजा की सेना चलती थी, कैसे कैसे जाती थी। रास्ते में पड़ने वाले गांव, उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते थे, जानवरों को भी चारा देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। पर ये सेनाएं उनके पीछे विनाश और विसंधक की निशानी छोड़ गई। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे। व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। चलिए, तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर फिनिश हुआ है चैप्टर। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले, हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले रहा, याद रखें। ओके, तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर था। और यहाँ पर देख लो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहाँ से इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस राजा के शासनकाल का विस्तृत विवरण देता है। देखो, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख देता है समुद्रगुप्त के बारे में, और मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है अच्छे से, ध्यान से जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशेष रूप से दक्षिणापथ के शासकों के प्रति थी। दक्षिणापथ के शासकों के प्रति यहाँ पर किस तरह की थी। तो इन्होंने हार स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी गई। जी हाँ, मैंने कहा था ना कि समुद्रगुप्त की 4 यहाँ पे प्रशस्तियाँ बताई थी हरिसेन ने, और 4 मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है। अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे और फिर PDF की प्रैक्टिस करेंगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों को दिखाया गया है। वीणा, ये भी मैंने बताया था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। हरिसेन। हरिसेन ने इसके बारे में सारी चीजें लिखी है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेना ने संस्कृत में किस प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग स्तंभ शिलालेख की। नेक्स्ट है, महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था। चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकी मैं आपको जो है PDF के बेसिस से आप पढ़ लेना। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए आप जो है सभी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, और लाइक करें, शेयर करें। तो अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और ये PDF लेने के लिए फटाफट जो है आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।